ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 79 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा ये चैप्टर एंड हो गया था। जितने टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पढ़ने थे हमने पढ़ लिए थे और आज हम उस चैप्टर नंबर 14 जो कि दी एटमॉस्फेयर चैप्टर है हमारा, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, यूनिक नोट्स होने चाहिए और पेन होना चाहिए ताकि जो जो चीज़ें हम पढ़ें साथ साथ उसको मार्क करते जाएं। टेक्स्ट बुक आपके पास है पेज नंबर 134। तो आंसर हमने वहाँ से मार्क करने हैं। यूनिक नोट्स में तो आपको पता है सॉल्व किए हुए हैं जी। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 134 पे MCQs नंबर 1, पहले हम MCQs डिस्कस करते हैं, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो MCQs नंबर 1 जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, हम उनको सॉल्व करेंगे, जस्ट जो स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड है। MCQs नंबर 1 है जी, अबाउट 99% एटमॉस्फेयर मैस लाइज विद इन। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो 99% मैस है वो कौन से रीजन में कितने किलोमीटर की रेंज तक लाई करता है, ये स्टार्ट में भी दिया गया है। इस चैप्टर के स्टार्ट में MCQs है जहाँ पर हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था। देखिए ज़रा पेज नंबर 118 पे इसका ऑप्शन वहाँ पर मौजूद है 30 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन ए होगा 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर। नेक्स्ट MCQs नंबर 3, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज़, कहते हैं बिल्कुल अर्थ सरफेस के बिल्कुल ऊपर कौन सी लेयर है। आपको पता है हमारे पास कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर। इसमें ऑप्शन कौन से हैं, पहला पूछा है मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और डी ऑप्शन में है ट्रोपोस्फेयर। तो हम ट्रोपोस्फेयर का ऑप्शन लगाएंगे, दैट इज़ डी होगा और ट्रोपोस्फेयर होगा, डी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट MCQs नंबर 4, वो भी हमारे सिलेबस में है। अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। जी बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एक लेयर बना लेते हैं और इसका फ़ायदा क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सन से आ रही होती हैं, जो विजिबल लाइट होती है, वो तो पास हो जाती है, लेकिन जो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशंस, हीट एनर्जी वाली जो रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं, रेडिएट हो रही होती हैं अर्थ से, वो वहाँ पर जाकर क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। और इतना पार्ट ट्रैप हो जाता है लाजमी तौर पर कि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को या टेम्परेचर को हम कहते हैं मेंटेन रखने में कामयाब होता है। दैट्स वाई हम इसका ए ऑप्शन लगाएंगे। इसका ऑप्शन ए होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, तो ए ऑप्शन उसका हो गया। MCQs नंबर 5 जी, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ। आपको पता है बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो एक नॉर्मल रेंज से या एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से एक्सीड कर रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वो कौन सी गैस है, बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2। बी ऑप्शन होगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जी। उसके बाद MCQs नंबर 6,
MCQ नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा नहीं है? नंबर 1 ए ऑप्शन में है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये तो हो रहा है, ठीक है। और नंबर बी ऑप्शन पे है इंक्रीजिंग फूड चेन्स, ये गलत है बेटा, बी ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ये ठीक नहीं है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि उसने पूछा है इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आपको पता है सी लेवल भी बढ़ेगा, फ्लड रिस्क भी बढ़ेंगे और टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर का बढ़ता है, लेकिन फूड चेन्स नहीं बढ़ती। नंबर 7, नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ, आपको पता है वीक एसिड किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, बिकॉज ऑफ CO2। तो CO2 का ऑप्शन बी में है, तो आप इसका भी ऑप्शन बी लगाएंगे, और बिकॉज ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट MCQs नंबर 8, बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। आपको पता है बेटा बिल्डिंग्स में जो मार्बल वगैरह यूज़ होता है, आपको पता है उसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, उसमें मौजूद होता है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एक्चुअली ये एसिड रेन किस पे अटैक करती है? रिएक्शन करती है किसके साथ? उन मार्बल्स के साथ जो बिल्डिंग्स में होता है, बिल्डिंग्स के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो बी इसमें ऑप्शन है आपका सी में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। अगर वो नेम ना लिखे, फार्मूला भी लिख दे तो आपको आना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पेज नंबर 135 पे आ जाए सारे बच्चे। अब हमारा पेज नंबर चेंज हो गया, 135, हाँ जी 135 पे 135 पेज पे MCQs नंबर 10, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है जी। ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस एज इट, इसका फ़ायदा क्या होता है बेटा? बी ऑप्शन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। बी ऑप्शन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद है MCQs नंबर 13, MCQs नंबर 13, इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड बाय द अर्थ्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय, ये पहले भी MCQs आ चुका है, इससे रिलेटेड ही था वो भी। ए ऑप्शन किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2, क्योंकि ये लेयर बना लेते हैं और ये अर्थ वाली जो रेडिएशंस होती हैं इंफ्रारेड, जिनको IR रेडिएशंस बोलते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 14, हाँ जी 14 MCQs क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, ठीक है। द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, किस वजह से हो रही है? ए ऑप्शन CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हो रही है। ए ऑप्शन को आप सर्कल करेंगे, CO2 गैस जी। 15, विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आ रही होती हैं वो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ऑब्वियसली ओजोन लेयर है, तो ओजोन गैस ही होती है वहाँ पे। डी ऑप्शन ओजोन O3। 15 MCQs जो हमारे पास है, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन ओजोन गैस, क्योंकि ओजोन लेयर में ओजोन गैस होती है। हाँ जी 16, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट द वन। एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो कौन सा है जो जिस पे यानी ओजोन डिप्लीशन अफेक्ट नहीं करती? पहला ऑप्शन में क्या है देखते हैं ज़रा, इंक्रीजिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये तो हो रहा है। नंबर 2 बी ऑप्शन में है इंक्रीजेज क्रॉप्स प्रोडक्शन, ये है, ये गलत है। उसने कहा एक्सेप्ट द वन, एक्सेप्ट मीन विदाउट, कौन सी चीज़ नहीं होती? बी ऑप्शन नहीं होता, इसमें ऑप्शन को क्या होगा? बी।
हाँ जी, नेक्स्ट MCQs नंबर 18, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न इनटू नाइट्रेट्स द सोइल इज कॉल्ड फिक्सिंग। बेटा ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होती है, बी ऑप्शन। फिक्सिंग प्रोसेस की वजह से, यहाँ पर आपकी बुक में टॉपिक के अंदर ये वर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, ये फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या किया जाता है, उसको एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है, ये आप बल्कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि एयर में से नाइट्रोजन कैसे यूज़ की जाती है। एयर में से नाइट्रोजन को सेपरेट करके जो जितनी भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें यही कोशिश की जा रही है कि हैबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया गैस बनाई जा रही है। और हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर से यूज़ की जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न इनटू नाइट्रेट्स, उसी से नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं। ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के MCQs थे। अब हम स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इसमें शामिल है, वो एक्सरसाइज में से उनको साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। और पेज नंबर है आपके पास 136 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन का। हाँ जी, इसमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके मैं आंसर आपको साथ साथ बुक से भी मार्क करवा दूंगा बेटा। यूनिक नोट्स में आपको पता है वैसे सॉल्व है, आप वहाँ से याद करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर बुक से भी मार्क करने हैं तो मैं करा देता हूँ जी। पहला नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जी, स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। सोर्सेज बताने हैं, तो बेटा आपको पता है सोर्सेज हमने पढ़े थे इसके, मैंने आपको समझाए भी थे। पेज नंबर 122 पे देखिए, पेज नंबर 122 पे जहाँ लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ, सेंटर में देखें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेज नंबर 122 पेज पे आपने देखना है और वहाँ पे इसको मार्क कर लेना है, ठीक है, वहाँ पर टॉपिक है बाकायदा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया हुआ है, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। क्या बताना है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एन हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। और अगर इसका एक्शन आपने लगाना भी हो तो हमारे पास ये है पेज नंबर 124 पे बेटा आए ज़रा, तो उसमें देखिए वहाँ पर मैंने डू यू नो जो लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है एक, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पर इसका आंसर आप वहाँ से लगाएंगे। पेज नंबर है आपके पास 124, ठीक है, वहाँ से। तो मैंने आपको कहा था ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो शॉर्ट क्वेश्चन भी है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 जी, विच एयर पोल्यूटेंट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूटेंट भी हैं हमारे। तो एयर पोल्यूटेंट तो बहुत सारे हैं, उसमें आप लिख देंगे कि जी हमारे पास मीथेन गैस, मीथेन भी पोल्यूटेंट है, CH4, ये एक भी आप बता सकते हैं। वैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब होती है उस दौरान, डिकम्पोजिशन के दौरान, एनारोबिक डिकम्पोजिशन में सबसे जो मेजर कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। उसके बाद वैसे ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड भी बन रहे होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने सोर्सेज के अंदर ये टर्म लाजमी पढ़ी है कि डिकम्पोजिशन से ये चीज़ें बनती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी बनते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र भी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में, कार्बन के ऑक्साइड्स में भी लिखी हुई बात, तो उससे भी आप डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द, आप जो देखते हैं डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरियल डिके होता है, दैट मेजर क्वांटिटी मीथेन गैस की बनती है। उसके बाद जी नेक्स्ट, हाउ एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द सोइल। ये सोइल की एसिडिटी को कैसे बढ़ाती है।
इसमें इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में भी पॉइंट था इसका, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन 128 पेज पे देखिए, पेज नंबर 128 जी, वहाँ पर एसिडिटी ऑफ सोइल का, इस इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन का पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 वो उसमें वो कहता है कि एसिड रेन एसिडिटी कैसे इंक्रीज करती है। बेटा जाहिर सी बात है, आप ये बताएंगे कि एसिड रेन कंटेन्स हार्मफुल एसिड्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्यों? एसिड रेन के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, उसमें नाइट्रिक एसिड भी होता है, यानी दीज आर हार्मफुल एसिड्स, दीज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस आप कह सकते हैं, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इनकी वजह से आप कह सकते हैं कि क्या होता है, फिर हमारे पास जब ये ज़्यादा चीज़ें मौजूद होंगी तो हम कह देते हैं कि क्या होगा, एसिड के ऊपर जब ये फॉल करेगी, एसिड इनको एब्जॉर्ब करेगी, जब एसिड इनको एब्जॉर्ब करेगी तो हम कहेंगे एसिडिटी ऑफ द सोइल क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज करेगी। तो हम कह देते हैं कि दीज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस like sulfuric acid and nitric acid are present in acid rain. Acid rain contain harmful substances like sulfuric acid and nitric acid. ठीक है, when acid rain क्या करते हैं हम, fall, when acid rain falls down क्या होगा, अर्थ इसको या सोइल इसको एब्जॉर्ब करेगी, सोइल इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब सोइल इसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, इससे सोइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सोइल। सोइल की एसिडिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, इससे ज़ाहिर है उसके ऊपर जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, क्रॉप्स है, वो सारी की सारी क्या होगी, डैमेज। ये बातें आपने एक सेंटेंस ये लिखना है, उसके बाद आप वो पॉइंट नंबर 3 इसमें सारा का सारा लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हाउ ओजोन लेयर फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर कैसे बनती है, बाय द एसोसिएशन ऑफ मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एंड डायटोमिक ऑक्सीजन, आपने पढ़ा भी था कैसे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे बनती है बेटा ओजोन लेयर, आपको पता है बाय द एसोसिएशन ऑफ डायटोमिक ऑक्सीजन एंड मोनोटॉमिक ऑक्सीजन ओजोन इज फॉर्म्ड। ठीक है, या ओजोन इज फॉर्म्ड इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बाय द एसोसिएशन ऑफ डायटोमिक ऑक्सीजन एंड मोनोटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये आपके पास टेक्स्ट बुक में भी है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था इसको। पेज नंबर 129 पे है ज़रा, पेज नंबर 129 पे देखिए, जहाँ ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसमें डेफिनेशन, ओजोन की डेफिनेशन की फिर बिल्कुल बाद में जहाँ लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर by the association of an oxygen atom with an oxygen molecule in the mid of stratosphere, और नीचे उसकी इक्वेशन लाजमी लिखनी है। ठीक है, ये लिख के फिर आपने नीचे वाली लाइन भी लिखनी है, ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर बट इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड ओजोन लेयर लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर रीजन। ये भी लिख सकते हैं साथ, लेकिन अगर नहीं भी लिखते तो आप इक्वेशन तक लिख दें, इट्स टू मच। ओके, ये भी काफ़ी हो। और हमारा ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यानी इसका आंसर आपके पास कहाँ पर था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पेज नंबर 129 पे था। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका 130 पे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, उसका पेज नंबर है 130, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे डैमेज करते हैं बेटा, आपको पता है 130 पे, लास्ट टाइम मैंने ये आपको समझाया था। तो पेज नंबर 130 पे जहाँ पर हमारा टॉपिक है हाउ एवर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। लिखा हुआ है यहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ तक इक्वेशन ख़त्म हो रही है, ओ ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल एरो O2, यहाँ तक, जहाँ तक लास्ट इक्वेशन है हमारी, यहाँ तक लिखेंगे, बताएंगे कैसे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बाकी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। लॉन्ग क्वेश्चन जो शामिल है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से शामिल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3, उसके बाद है 5 और 8, ये हम सारे पढ़ चुके हैं, देख सकते हैं आप। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 8। तो इसमें देखें, पहले में 2 में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने सारा पढ़ा था, यहाँ पर आपने पूरा ट्रोपोस्फेयर लिखना है। दूसरे में क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, वो भी हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड हेल्थ हैजर्ड, ये डू यू नो में था, ये भी हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज ओजोन लेयर लाई इन एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर के बारे में था। और उसके बाद उसकी डिप्लीशन के बारे में था कि उसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हाउ इट इज़ डिप्लीटिंग, उसकी डिप्लीशन बतानी थी, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, और उसकी प्रिवेंशन थी। इफ़ेक्ट्स नहीं थे इसमें, इफ़ेक्ट्स अलग से हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर की जो चीज़ें थी रिलेटेड थी, ये हमने आज डिस्कस की। तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 15, ये हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है, ये हम स्टार्ट करते हैं। और आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 139, 139 पेज पे। और चैप्टर का नेम है बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एटमॉस्फेयर था जो हमने डिस्कस किया, सेकंड पार्ट क्या है इसका, वाटर। पहले हमने ये एटमॉस्फेयर डिस्कस किया, अब हम वाटर का ये चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे, ये वाटर के रिलेटेड होगा। तो इसमें जो चीज़ें हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, हम वो चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। बेटा पहले तो वाटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि वाटर है क्या। बेटा आपको पता है वाटर का फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। H2O वाटर इसका कॉमन नेम है, जबकि इसका केमिकल नेम जो है दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्साइड। हम तो आमतौर पर वाटर को H2O बोल देते हैं, हम कहते हैं H2O वाटर है, लेकिन इसका जो नेम है दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। आपको पता है फार्मूले से पता चलता है ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। पहले तो हम वाटर की कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे ना, कि वाटर बना कैसे है, वाटर कैसे बनता है। कॉम्पोजिशन उसकी उसके फार्मूले से पता चल रही है हमें कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, और आपको पता है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ, हमारे पास एक एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का, ठीक हो गया। और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। आपको ये भी पता है कि वाटर की कॉम्पोजिशन ये है, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके बाद आपको पता है जो प्योर वाटर है, अगर हम उसको देखें, पहचान करनी हो तो कैसे उसको पहचान करते हैं, हमें पता चल जाता है कि वाटर इज़ कलरलेस। प्योर वाटर जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता। ये वो चीज़ें जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। वाटर कलरलेस होता है, उसके बाद इसकी कोई ऑडोर भी नहीं होती, ऑडोरलेस, कलरलेस भी होता है, ऑडोरलेस भी होता है, और कोई टेस्ट भी नहीं होता, टेस्टलेस, ठीक हो गया। और बिल्कुल क्लियर होता है। प्योर वाटर क्या होता है बेटा, क्लियर। ये उसकी वो चीज़ें हैं प्योर वाटर की जो पहचान है, ठीक है। यानी उसका कोई कलर भी नहीं होगा, उसकी कोई ऑडोर भी नहीं होगी, कोई टेस्ट भी नहीं होगा, और बिल्कुल क्लियर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम पहचान सकते हैं
कि इज़ इट वाटर और नॉट, इज़ इट वाटर और एनी अदर कंपाउंड। आज हमने जो पढ़ा है इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।